चिप की चेतावनी से अभिमन्यु मानो सोते से जागा। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो अभी भी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठकर किताब के ऊपर सिर रखकर सोया हुआ है। उसके कमरे की खिड़की अभी भी खुली थी। बाहर से आ रही हवा को वो अभी महसूस कर पा रहा था। अभिमन्यु पसीने से लथपथ था। क्या ये सब सपना था? पर मैं सोया कब? अभिमन्यु ने अपनी छाती के नीचे की किताब को देखते हुए कहा। वो अभी भी किताब के पहले पेज पर था। शब्द अभी भी वैसे ही लिखे हुए थे। मैं सुन रहा हूं। क्या ये सब मेरा भ्रम था? अभिमन्यु को आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने चिप की रिकॉर्डिंग की जांच करने का फैसला किया। जीरो ने रिकॉर्डिंग प्ले करना शुरू किया। आपका शरीर वर्तमान में एक असामान्य स्थिति का अनुभव कर रहा है। आपकी रक्त प्रवाह दर सामान्य से 3 गुना अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो गया है। अब आप जाग रहे हो। विकिरण ऊर्जा गायब हो गई है। चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया है। आपको स्थान और समय को समझने में परेशानी हो रही है। ये सब चिप में रिकॉर्ड हुआ है। इसका मतलब ये सपना नहीं था। अभिमन्यु ने निष्कर्ष निकाला। अभिमन्यु ने उस क्रिस्टल घड़ी को देखा जो उसने बहुत पहले खरीदी थी। उसमें रात के 9 बज चुके थे। अचानक अभिमन्यु ने देखा कि पुस्तक के शब्द गायब हो गए और वो शब्द हवा में तैरने लगे। शुरुआत में वे धुंधले थे, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगे और अब अभिमन्यु उन्हें आसानी से पढ़ सकता था। बधाई हो अभिमन्यु, आपने पुस्तक की मानसिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अब आप इसे आगे पढ़ने के योग्य हैं। उस किताब में से अचानक सुनहरे रंग का प्रकाश निकलकर कमरे में चारों तरफ फैल गया। अभिमन्यु उस चमक में मुश्किल से कुछ देख पा रहा था, पर लगभग 5 सेकंड बाद प्रकाश गायब हो गया। आंख खोलने के बाद अभिमन्यु ने दोबारा किताब को देखा और उसे तब एक और झटका लगा। उसने देखा कि किताब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसमें लिखे शब्द एकदम अलग हैं। किताब का शीर्षक भी बदल चुका था। जीरो, किताब की जांच करो और मुझे बताओ कि क्या वो अभी भी खतरनाक है? अभिमन्यु ने आदेश दिया। जीरो ने जांच करनी शुरू की। कृपया संभल कर आगे पढ़ें, खतरनाक हो सकता है। जीरो की रिपोर्ट सुनकर अभिमन्यु पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हिम्मत कर उसने पहला पन्ना पलटा। उस औरत का चित्र अब गायब हो चुका था और उसकी जगह यह पन्ना शब्दों से भरा हुआ था। उसने सबसे ऊपर लिखा हुआ शीर्षक पढ़ा, नए स्टूडेंट के लिए ध्यान करने की कला। शीर्षक के नीचे लिखा था, यह किताब ध्यान की दुनिया में आपकी बुनियाद रखने में मदद करेगा। अगर आपको ध्यान में और ज्यादा आगे बढ़ना है तो आपको और अधिक उच्च स्तर की किताबें पढ़नी होंगी। पर यह चेतावनी है कि पहले शुरुआती स्तर के बिना उच्च स्तर की किताबें पढ़ना खतरनाक होगा। अभिमन्यु को फिर से इस बात का एहसास हुआ कि काले जादू की दुनिया और जादुई ताकतें किस हद तक रहस्यमयी हो सकती हैं। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु को ऐसा लगा कि वो किताब के खतरनाक हिस्से को पार कर गया। अब जीरो ने भी चेतावनी देनी बंद कर दी थी। अब अभिमन्यु ने अगली कई पंक्तियां पढ़ी, जिनमें उन तरीकों के बारे में बताया गया था कि आखिर ध्यान काम कैसे करता है। वास्तविक विधि लगभग उसी के समान थी जो अभिमन्यु अपने पिछले जन्म में जानता था, जिसमें किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता था। पर किताब के मुताबिक ध्यान को गहरा करने के लिए कुछ विशेष चीजों की जरूरत थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि जादूगर के स्तर पर पहुंचने के पहले 3 अलग अलग चरण थे। चरणों को सरल संख्याओं का उपयोग करके बताया गया था, चरण 1, चरण 2 और चरण 3। पुस्तक के अनुसार जादूगरी अभ्यास सटीकता और ध्यान केंद्रित करने के बारे में था। सभी जादूगर महान विद्वान थे और उनकी सटीकता का मूल्यांकन ही उनके चरणों को दर्शाता था। लेखक ने प्रत्येक चरण के दौरान संभावित समस्याओं और गलत फहमियों को सूचीबद्ध किया जो ध्यान के दौरान हो सकती हैं। साथ ही
इसमें पुस्तक को पढ़ने के बाद विभिन्न मानसिक अवस्थाओं के लोगों की प्रतिक्रियाओं की एक सूची भी लिखी थी। किताब का हर शब्द जरूरी था, एक भी शब्द बेमतलब का नहीं लिखा गया था। अभिमन्यु ने किताब की पूरी जानकारी को लगभग आधे घंटे के भीतर चिप में स्टोर कर लिया, ताकि वो जब चाहे उसे पढ़ सके और समझ सके। जीरो, मुझे जो जानकारी चाहिए उसकी जांच करो और खोजो। अभिमन्यु ने जीरो को आदेश दिया और उसने तुरंत इस पर काम करना शुरू कर दिया। अनावश्यक जानकारी हटा दी गई, बाकी जानकारी आंखों के सामने भेजी जा रही है, जीरो ने कहा। अभिमन्यु आंख बंद करके जरूरी चीजें पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद किताब में लिखे शब्द अपने आप हवा में उड़कर गायब होते गए, और ये तब तक हुआ जब तक आखिरी पन्ने का आखिरी शब्द भी गायब नहीं हो गया। और उसके बाद किताब में फिर से तब्दीली आ गई। अब ये फिर से कपालवीर योगी की आत्मकथा बन चुकी थी। अभिमन्यु ने बुनियादी ध्यान की प्रक्रिया को बार बार पढ़कर उसे अपने अंदर आत्मसात किया। किताब में एक ऐसे पौधे का जिक्र था जो ध्यान को बहुत अधिक गहरा और कारगर बना देता। किताब में उसका नाम मृत्युधारी पौधा लिखा गया था। यह पौधा उन मृत शरीरों के ऊपर उगता था जिनका किसी कारण से दाह संस्कार नहीं हो सका और वो जमीन में दफन हो गए। दिखने में यह किसी बड़े घास की तरह लगता था, पर उसका रंग हरे की बजाय काला था। अभिमन्यु को ध्यान शुरू करने से पहले इस घास का एक टुकड़ा अपने मुंह में रखने की जरूरत थी। उन पंक्तियों के बिना उन विशेष तत्वों को महसूस नहीं किया जा सकता था जो जादूगर होने के लिए आवश्यक थे, भले ही ध्यान लगाने वाला व्यक्ति कितनी ही देर ध्यान क्यों ना लगा ले। मृत्युधारी घास, अभिमन्यु बुदबुदाया। उसने किताब बंद की और सोचने लगा। फिलहाल यह किताब अभिमन्यु के किसी काम की नहीं थी, इसलिए उसने उसे बैग में रख लिया। घास के बिना वो ध्यान शुरू नहीं कर पाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे उत्साहित होते हुए भी उसके हाथ बंधे हुए हैं। अभिमन्यु ने समय देखा। सुबह के 3 बज चुके थे। उसे पता ही नहीं चला कि इतना वक्त कैसे बीत गया। उसने उठकर मुंह धोया और शाम को मिले पत्र को खोलकर पढ़ने लगा। ये भवानी सिंह ने भेजा था और उन्होंने अपने और पूरे परिवार का हाल चाल लिख भेजा था। पिछले 6 महीनों में भवानी सिंह ने अपनी बहन फूलमती की मदद से शहर के बाहर एक छोटी सी जागीर खरीद ली थी। हालांकि अपने साम्राज्य से भाग जाने के कारण अब वो महाराज नहीं रह गए थे। अपने पुराने साम्राज्य में उनका आय का कोई स्रोत नहीं रह गया था। भवानी सिंह ने अपने साथ आए सैनिकों और पहरेदारों के साथ बड़े रईसों को सुरक्षा देने का काम शुरू किया था, जिसके एवज में वो रईसों से बहुत सारा पैसा लेते थे। उनका काम काफी अच्छा चल रहा था और लोगों के बीच उनकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। युद्ध में शरीर की बुरी हालत हो जाने के बावजूद भवानी सिंह एक मध्यम स्तर के शूरवीर थे और उनका युद्ध कौशल गजब का था। बहुत सारे व्यापारी उन्हें अपनी फसल की जमीन सुरक्षित रखने के लिए दे रहे थे और वहां से आय का कुछ प्रतिशत भवानी सिंह को मिलता था। साथ ही उन्होंने सैनिक प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू किया था। अब जैसा कि उनके पास कुंडलिनी का बीज था, तो वे दूसरे सेनानियों में भी वो बीज डालकर उन्हें शूरवीर बनाने में मदद करते थे। सब जोड़ जाड़ कर देखें तो भवानी सिंह ने बहुत अच्छा कारोबार जमा लिया था और इसके अलावा अपने सैनिकों के साथ शहर पर हो रहे डाकुओं के हमलों से भी वो सबको बचा रहे थे, जिसकी वजह से उनकी गवर्नर से भी अच्छी पहचान हो गई थी और उन्हें सरकार की तरफ से भी पैसे दिए जाते थे। पत्र में मान्या और सौम्या की हालत का भी जिक्र किया गया था। लिखा था कि सौम्या को संगीत में बहुत रुचि थी, तो भवानी सिंह ने उसका दाखिला संगीत स्कूल में करा दिया। हालांकि मान्या में ऐसी कोई प्रतिभा नहीं थी और ना ही उसे किसी चीज में रुचि थी। अगर वो अभिमन्यु की प्रेमिका ना होती तो सब उसके साथ एक साधारण नौकरानी की तरह व्यवहार करते, पर अभिमन्यु के कारण वो एक अच्छा जीवन जी रही थी। बाकी चिट्ठी में उसकी बुआ और उसके परिवार की तरफ से शुभकामनाएं थी।
अभिमन्यु ने चिट्ठी पढ़कर उसे वापस थैली में रख लिया। अभिमन्यु सोचने लगा कि कितनी जल्दी समय बीत जाता है। पूर्व जन्म लेकर इस शरीर को धारण किए हुए अभी लगभग 3 साल बीत चुके थे। अभिमन्यु ने पत्र के साथ आए काले बैग को खोला। उसमें कुछ रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे कुछ सफेद कंबल, नए कपड़े, कुछ कागज, नई स्याही की बोतलें, कलम और भूरे रंग के चमड़े के म्यान के साथ एक खंजर था। खंजर के मूठ में एक हीरा जड़ा हुआ था और खंजर दिखने में काफी आकर्षक लग रहा था। अभिमन्यु ने बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं किया था, इसलिए उसके पास अभी भी 800 से अधिक सोने के सिक्के शेष थे। वो प्रोफेसर चक्रपाणी के साथ अपने अच्छे संबंधों के कारण पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो गया था, जिससे कई सारे गरीब छात्र उससे भाषा सीखने के लिए सोने के सिक्कों का भुगतान उसे कर रहे थे, जिससे उसके रोजमर्रा का खर्च पूरा हो जाता था। एक भाषा पूरी तरह से सिखाने के लिए वो छात्रों से लगभग 50 सोने के सिक्के लेता था। उसकी मेज पर लगी क्रिस्टल घड़ी भी उसके द्वारा इन्हीं पैसों से खरीदी गई थी। अवधपुरी बंदरगाह देश की सीमा का सबसे बड़ा बंदरगाह था, इसलिए अनगिनत व्यापारियों के जहाज यहां आते जाते रहते थे। बीते 6 महीनों में उसकी विशेषताओं में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई थी। प्रशिक्षण मैदान हमेशा लगभग खाली रहता था और कभी कभी केवल गरीब छात्र ही वहां प्रशिक्षण लेते थे। हालांकि उनका अधिकांश समय काम करने में बीतता था ताकि वे स्कूल में फीस का भुगतान कर सकें। शायद ही कोई अभिमन्यु जैसा था जो स्कूल द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त हथियारों का उपयोग करके अपने युद्ध कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन प्रशिक्षण कर पाता हो। स्कूल खत्म होने के बाद अभिमन्यु ज्यादातर प्रशिक्षण मैदान में ही पाया जाता था और इसी कारण तलवारबाजी के साथ साथ तीरंदाजी में भी उसका कौशल बेहतर होता जा रहा था। अभिमन्यु ने सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दिया और दीपक बुझाकर बिस्तर पर लेट गया। वो मृत्युधारी घास के बारे में सोच रहा था कि आखिर अब उसे वो कहां मिल पाएगा, क्योंकि शहरों में मरे हुए लोगों का दाह संस्कार हो जाता था और कोई भी शव मिट्टी में ऐसे ही पड़ा नहीं रहता था जिस पर वो घास उग सके। उसी के बारे में सोचते सोचते अभिमन्यु की आंखों में नींद उतर आई और पता नहीं कब वो सो गया। दूसरे दिन सुबह 10 बजे तक अभिमन्यु सोता रहा। वो रात में काफी देर तक जाग रहा था, इसलिए नींद पूरी करते हुए उसे 10 बज गए थे। अभिमन्यु ने सुबह के सारे कार्यकलापों को खत्म करके जल्दी से नाश्ता किया और छुट्टी का आवेदन लिखकर स्कूल के पहरेदार को सौंप दिया। दरअसल वो मृत्युधारी घास की खोज करना चाहता था। उसके लिए उसने सबसे पहले शमशान में जाकर देखने की सोची। अपने गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी थी। पहाड़ी जगह होने के कारण दोपहर में यहां गर्मी बहुत अधिक होती थी। अभिमन्यु शमशान में अपने गाड़ी वाहक के साथ घुसा और लगभग आधे घंटे तक पूरे शमशान का मुआयना करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आया। वो समझ चुका था कि जो चीज वो ढूंढ रहा है वो काफी दुर्लभ है। अभिमन्यु, मालिक, बहुत देर हो चुकी है, क्या हम वापस चलें? गाड़ी वाले ने हल्की आवाज में कहा। वो लगभग 2 घंटे से अभिमन्यु के साथ था। अभिमन्यु ने उसे 2 सोने के सिक्के दिए थे जो लगभग उसके पूरे दिन की कमाई होती। शाम तो हो चली है। अभिमन्यु ने आखिरकार स्थिति पर ध्यान दिया और सिकुड़ी हुई भौं के साथ आंखों में निराशा लिए आखिरी बार शमशान की ओर देखा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, अभिमन्यु ने कहा और वो शमशान के प्रवेश द्वार से बाहर आ गए। क्या आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के क्या हालात हैं और क्या सलादीन का अभी भी आक्रमण जारी है? अभिमन्यु ने यूं ही गाड़ीवान से सवाल पूछा, जबकि वो जानता था कि इस गरीब को इन सब के बारे में क्या पता होगा। कुछ दिनों पहले मैं वहां से आ रहे कुछ व्यापारियों से मिला था। मैं ही उनकी गाड़ी हाँक रहा था। उनसे मुझे पता चला कि राजधानी के अलावा आसपास के सारे प्रदेश हमलावरों ने हथिया लिए हैं।
इस शहर में सलादीन के बहुत सारे लोग नहीं रहते, इसलिए मुझे बहुत अधिक नहीं पता। और वैसे भी मैं एक निम्न स्तर का गाड़ीवान हूं, मुझसे ये सब बातें कौन करेगा। अपने साम्राज्य के बारे में सुनकर अभिमन्यु को सब कुछ याद आने लगा कि कैसे इतने सारे गद्दारों से बचकर वो इस शहर पहुंचा था। उसे यहां आते समय जंगल और मैदान में हुए डाकुओं के साथ हुई झड़पें याद आईं, और उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए बहुत सारे डाकू और कुलीन व्यक्तियों के मृत शरीरों का दाह संस्कार नहीं हो सका था, ये भी याद आया। उसे समझ में आ गया कि ये मृत्युधारी घास उसे फिर उन्हीं जंगलों और युद्ध मैदानों में मिल सकती है। क्या उस घास की खोज में अभिमन्यु फिर से जंगल में जाकर किसी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या भवानी सिंह उसे ऐसा करने देंगे, या फिर प्रोफेसर चक्रपाणी इसमें उसकी कोई सहायता करेंगे? क्या तुमने कभी मृत्युधारी पौधे के बारे में सुना है? अभिमन्यु ने एक और सोने का सिक्का निकालते हुए पूछा। मृत्युधारी पौधा? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि वो कैसा दिखता है? हो सकता है मैंने इसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन नाम से समझ नहीं आ रहा। गाड़ीवान ने सिक्के की ओर ललचाई नजरों से देखते हुए उत्तर दिया। ये घास की तरह होता है, पर उसका रंग काला होता है। अभिमन्यु ने कहा। काले रंग का घास? शायद आप काले दूब के बारे में तो बात नहीं कर रहे। ये सड़े हुए लाश के ऊपर उगता है। अच्छा, इसका मतलब आप आज सुबह से इसकी खोज में ही शमशान आए थे? गाड़ीवान ने अनुमान लगाते हुए कहा। अब मैं आपको निराश नहीं करना चाहता, पर मैंने इसे कहीं भी उगते हुए नहीं देखा है। हाँ, मैंने ऐसा सुना जरूर है कि ये सिर्फ दवा की बड़ी दुकानों पर ही मिलता है, और ये बहुत महंगी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये आपको कहीं भी ऐसे ही मिल पाएगी, क्योंकि इतनी मूल्यवान चीज कोई जमीन पर नहीं छोड़ेगा। इसे ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गाड़ीवान ने गंभीरता से कहा। दवा की दुकान पर? अभिमन्यु ने सिर हिलाया। अब ठीक है, मुझे वहां ले चलो। अभिमन्यु ने 2 और सोने के सिक्के उसे देते हुए आदेश दिया। जी बिल्कुल, गाड़ीवान ने कहा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले चलो, अभिमन्यु ने कहा। हम आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, गाड़ीवान ने कहते हुए गाड़ी जोर से हाँकना शुरू किया। लगभग 20 मिनट बाद अभिमन्यु बंदरगाह के पास दवा की एक बड़ी दुकान के पास पहुंचा। चारों तरफ गाड़ियों के शोर से चहल पहल मची हुई थी और लोग अपने आप में खोए हुए थे। दुकान के बाहर लगे तख्ते पर लिखा हुआ था संजीवनी दवाखाना, और कुछ जड़ी बूटियों के चित्र बने हुए थे। दवा की दुकान एक सफेद इमारत की पहली मंजिल पर 2 अन्य दुकानों के बीच में थी। कुछ अजीब से कपड़ों में कई लोग दवाखाने के अंदर और बाहर घूम रहे थे। ये सभी लोग पता नहीं जमीन पर क्या ढूंढते हुए चहलकदमी कर रहे थे। दवा की दुकान बहुत लोकप्रिय मालूम पड़ रही थी, क्योंकि गाड़ीवान ने इसकी सिफारिश और तारीफ की थी और कहा था कि यहां सारी दवाइयां उचित कीमत पर मिल जाती हैं। दुकान में घुसकर अभिमन्यु ने देखा कि वहां काफी लोग पहले से दवा लेने के लिए खड़े थे। दुकान का मालिक 2 आदमियों को जड़ी बूटियां दे रहा था। दुकान का मालिक चेहरे से एक दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी ठुड्डी पर सफेद दाढ़ी थी। अभिमन्यु समझ गया कि ये बहुत अनुभवी आदमी है, और वो सीधा उसी के पास चला गया। आपका स्वागत है। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं? आपको किस चीज की जरूरत है? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे कुछ काले घास चाहिए, क्या वो आपके पास उपलब्ध है? अभिमन्यु ने पूछा। जी, काले 3 पत्तों वाली घास? आप जरूर मजाक कर रहे हैं, है ना? ये इतने दुर्लभ हैं कि मेरे हिसाब से शहर के किसी दवाखाने में वो उपलब्ध नहीं होंगे। और वैसे भी आपको उस घास की क्या जरूरत है? मुझे आपको देखकर लगता नहीं कि आपको उसको ढूंढने की जरूरत होनी चाहिए, दुकान के मालिक ने उत्तर दिया। क्या वाकई? निराशा भरी आवाज में अभिमन्यु ने कहा।
हाँ, एक काले घास से कुछ टुकड़ों के लिए आपको हजारों सोने के सिक्के चुकाने पड़ेंगे, और वो भी तब जब आपको ये कहीं मिल जाए। ये इतना दुर्लभ है कि इसकी नीलामी होती है। इस जड़ी बूटी पर तकरीबन 10 साल पहले गवर्नर द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके खरीदने बेचने पर फांसी की सजा का प्रावधान है, गंभीर स्वर में कहते हुए दुकानदार ने सिर हिलाया। अच्छा, हड़बड़ाते हुए अभिमन्यु ने कहा, क्योंकि वो ये बात सुनकर अवाक रह गया। ध्यान शुरू करने से पहले ही इतनी सारी परेशानियां। अभिमन्यु आगे के रास्ते की कठिनता का अनुमान लगा रहा था। वो ऐसा एक भी घास का टुकड़ा नहीं खरीद सकता था, क्योंकि अगर किसी की सिफारिश पे ये उसे मिल भी जाए तो इतनी महंगी चीज वो कैसे खरीद पाएगा। जब अभिमन्यु दुकान से निकला तो बाहर अंधेरा हो चुका था। उसने गाड़ीवान से उसे प्रोफेसर चक्रपाणी के घर ले जाने के लिए कहा। अब उसके पास प्रोफेसर से बात करके उनसे मदद मांगने के अलावा और कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही वो किताब उसे दी थी, तो उन्हें जरूर कुछ ना कुछ तो पता होगा ही। मृत्युधारी पौधा पाने के लिए अभिमन्यु किसी भी रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। उस पर तो मानो एक धुन सवार था कि किसी भी तरह उसे वो काला घास पाना है। जब तक अभिमन्यु प्रोफेसर के घर पहुंचा, तब तक लगभग शाम के 7 बज चुके थे और सड़क की दोनों तरफ लगी हुई मशालें भी जला दी गई थीं। अभिमन्यु गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि किंजल पौधों में पानी डाल रही है। घर के प्रवेश द्वार के चारों ओर तेल के 4 दीपक जल रहे थे। अभिमन्यु, आज इस वक्त? अभिमन्यु को आते देख किंजल हैरान रह गई, पर उसके हाव भाव से यह लग रहा था कि जैसे उसे उसके आने की उम्मीद पहले से ही थी। पिताजी दूसरी मंजिल पर हैं, चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूं। अभिमन्यु ने प्रोफेसर चक्रपाणी के कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया। अंदर आओ अभिमन्यु, दरवाजा खुला है, प्रोफेसर चक्रपाणी ने गहरे स्वर में कहा। अभिमन्यु ने ध्यान से दरवाजा खोला और देखा कि प्रोफेसर बांस से बनी एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनकी मेज पर एक किताब रखी हुई है। बैठो, चक्रपाणी ने कहा। अभिमन्यु ने प्रणाम किया और बैठ गया। प्रोफेसर चक्रपाणी, ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से ही पता था कि मैं आपके पास मदद के लिए आऊंगा, अभिमन्यु ने पूछा। किताब ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? प्रोफेसर चक्रपाणी हंसते हुए बोले। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अभिमन्यु इतना कहकर हंसने लगा। इसका मतलब यह है कि तुम में जादूगर बनने की क्षमता है। मैंने कई छात्रों को तुमसे पहले भी ये किताब दी थी, लेकिन तुम अकेले हो जिसने किताब की चुनौती को पार किया, क्योंकि दरअसल उस किताब ने ही खुद आपको अपना असली रूप दिखाया, इसलिए आप उसे इतनी जल्दी पढ़ पाए, वरना बाकी छात्र तो जीवनी पढ़ते रह जाते हैं। इतना कहते हुए चक्रपाणी हंस पड़े। आपको कैसे पता चला कि मैंने चुनौती पार कर ली है? अभिमन्यु अवाक होकर पूछ बैठा। इतना ही नहीं, मुझे तो यह भी पता है कि आप आज शमशान गए थे, है ना? और फिर वहां से दवा की दुकान भी गए थे, लेकिन आपकी तमाम कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। इतना कहकर चक्रपाणी फिर से हंसने लगे। मैं अवधपुर का सिर्फ एक प्रोफेसर ही नहीं हूं, बल्कि इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हूं, उन्होंने आगे कहा। अभिमन्यु हैरान था कि न जाने कौन से रहस्यमयी तरीके से प्रोफेसर चक्रपाणी को उसकी सारी हरकतों के बारे में पता है, पर साथ ही साथ वो खुश भी था और उसने राहत की सांस ये सोच कर ली कि प्रोफेसर चक्रपाणी उसका ख्याल रख रहे हैं और उसकी पर्सनल लाइफ में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रोफेसर, मुझे कृपया करके ये बताइए कि ध्यान शुरू करने के लिए जरूरी काली घास मैं कैसे पा सकता हूँ? मुझे पता लगा है कि वो अत्यंत ही दुर्लभ और महंगी वस्तु है, अभिमन्यु ने कहा। चक्रपाणी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मुझे कई सालों पहले एक मिला था और वो मैं तुम्हें देता हूं, तुम उसका सही से इस्तेमाल करो। धन्यवाद प्रोफेसर। अभिमन्यु को तो अपनी मनो इच्छा पूरी होती दिख रही थी, पर मैं इसकी कीमत कैसे अदा करूं? अभिमन्यु ने हिचकिचाते हुए पूछा। हालांकि प्रोफेसर चक्रपाणी उसे बहुत पसंद करते थे, पर यह बहुत मूल्यवान चीज थी और अभिमन्यु इसे मुफ्त में नहीं ले सकता था।
मुझे अभी तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं इसे बेचकर हजारों सोने के सिक्के पा सकता हूं, पर मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ पहले से ही है और मैं समझ चुका हूं कि तुम में एक महान जादूगर बनने की प्रतिभा है। मैं बस तुम्हें वो बनते देखना चाहता हूं। प्रोफेसर चक्रपाणी गंभीर स्वर में बोले। बाहर कोई है? किंजल को मेरे कमरे में लेकर आओ। प्रोफेसर चक्रपाणी ने दरवाजे की ओर देखकर आदेश दिया। थोड़ी देर में किंजल कमरे में आई। उसे नहीं पता था कि उसके पिताजी और अभिमन्यु में क्या बातें हो रही थीं। अंदर आकर अपने पिता के आदेशानुसार वो सोफे पर बैठ गई। अभिमन्यु, किंजल तुम्हें कैसी लगती है? क्या तुम इससे शादी करना चाहोगे? अपने गुरु के मुंह से ये बातें सुनकर अभिमन्यु दंग रह गया। वैसे किंजल सुंदर होने के साथ साथ अभिमन्यु की हम उम्र भी थी। दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते थे, पर अभिमन्यु ने उससे ज्यादा कभी कुछ नहीं सोचा था। अचानक ही अभिमन्यु के दिमाग में मान्या और सौम्या का अक्स उभरने लगा। अभिमन्यु बनने से पहले ध्रुव के लिए प्यार एक रूहानी रिश्ते की शुरुआत थी, लेकिन जब से वो अभिमन्यु बना था उसे अपनी इस फिलॉसफी में लगातार बदलाव होते हुए दिख रहे थे। लेकिन हालात की नजाकत को देखते हुए उसने अपनी इस उलझन को अपने दिमाग से तुरंत ही झटक दिया। किंजल वास्तव में बहुत सुंदर और आकर्षक लड़की है और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, अभिमन्यु ने उत्तर दिया। अच्छा, फिर तो ठीक है। प्रोफेसर चक्रपाणी मुस्कुरा उठे। खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। रुकिए पिताजी, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? किंजल ने अपने पिता की बात को काटते हुए कहा। पूछना क्या था? क्या तुम इसे पसंद नहीं करती? प्रोफेसर के चेहरे पर से हंसी गायब हो गई थी और उन्होंने गंभीर मुद्रा में पूछा। अभिमन्यु अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। वो मेरी तरह का बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे किससे शादी करनी चाहिए इसका फैसला सिर्फ मेरा होना चाहिए। किंजल ने गंभीरता से जवाब दिया। सिर्फ दोस्त है, ये तुम्हारी तरह का नहीं है तो और कौन है तुम्हारी तरह का? क्या तुम्हारे पिछले स्कूल का वो बिगड़ैल लड़का? उसमें कोई विशेषता नहीं है। एक सुंदर चेहरे के अलावा उसमें कोई और प्रतिभा नहीं है। उसका भविष्य क्या है? जब उसका खुद का कोई भविष्य नहीं है तो तुम्हारा उसके साथ क्या भविष्य होगा? प्रोफेसर ने फटकारने के स्वर में कहा, पर किंजल के चेहरे के भावों को देखकर लग रहा था कि वो अपने पिता के गुस्से से तनिक भी विचलित नहीं है। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अभिमन्यु ने उसकी बात को काटते हुए अपनी बात शुरू कर दी। अब जैसा कि किंजल किसी और को पसंद करती है, इसलिए मैं उनके निर्णय का पूरी तरह से आदर करता हूं। शादी वही होनी चाहिए जहां दिल मिलते हो। पर प्रोफेसर, मैं आपको अपने पिता का स्थान देना चाहता हूं। आपने मेरे पिता की तरह ही मेरा ख्याल रखा है और मैं आपको वही सेवा और आदर देना चाहता हूं जो मैं अपने पिता को देता हूं। क्या आपको इसमें कोई आपत्ति होगी? चक्रपाणी बहुत हैरान और परेशान दिखाई दे रहे थे। वे अभी भी अपनी बेटी के व्यवहार के कारण गुस्से में थे। बहुत अच्छी बात है, आज से मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूं। मुझ पे तुम्हारा उतना ही हक होगा जितना किंजल का है, चक्रपाणी ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे अब वो कुछ बेहतर महसूस कर रहे हो। अभिमन्यु ने प्रोफेसर के पैर छुए। प्रोफेसर, मेरे पिताजी विजयनगर के महाराज थे, पर वहां दुश्मनों का हमला होने के बाद हमें भागना पड़ा और अब हम यहां हैं। क्या अगर मेरे पिताजी को कभी कुछ आवश्यकता पड़ी तो आप उनकी मदद करेंगे? चेहरे पर याचक का भाव लेकर अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु के प्रश्न का उत्तर देने से पहले प्रोफेसर चक्रपाणी अपनी बेटी की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, तुम यहां से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। किंजल ने जवाब में कुछ नहीं कहा, पर वो बहुत परेशान दिख रही थी और कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने जोर से दरवाजा बंद किया। बिल्कुल, जब भी उन्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी मैं तुम्हारे पिता की जरूर मदद करूंगा और मुझे लगता है ऐसे ही हमारा रिश्ता मजबूत होगा। प्रोफेसर के मुंह पर फिर से मुस्कुराहट थी। इतना कहते हुए वो उठे और एक अलमारी को चाबी से खोलकर उन्होंने उसमें से एक छोटा सा बक्सा निकाला
बक्से को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था और उस पर मणि जड़े हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत मूल्यवान बक्सा हो। यह बक्सा बहुत अद्भुत प्रकार के चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। यह जड़ी बूटियों के प्रभाव को खराब होने से रोकती है। अब ये मैं आपको दे रहा हूं। प्रोफेसर चक्रपाणी मुस्कुराए। वो जानते थे कि अभिमन्यु बहुत ही प्रतिभाशील युवक है और उसकी मदद करके वो भी जादुई दुनिया के बारे में और अधिक जान पाएंगे। किंजल से अभिमन्यु की शादी कराने के पीछे भी उनका यही मकसद था। पहला कि उनके और अभिमन्यु के बीच संबंध गहरे हो जाते और दूसरा अभिमन्यु के जैसा होनहार लड़का उन्हें और मिलता भी कहां। लेकिन उनकी बेटी इस फैसले से नाखुश थी। चक्रपाणी अपनी बेटी से बहुत अधिक प्यार करते थे और वो उसे निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाला। मैं केवल एक निम्न स्तर का शुरुआती जादूगर हूं जिसे थोड़ी बहुत कला आती है और इसमें कुछ आगे करने के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी है, पर मुझे आपसे बहुत आशाएं हैं। आप इसमें अवश्य आगे जाएंगे। चक्रपाणी ने बक्सा अभिमन्यु को सौंपते हुए कहा। उनकी आंखों में आशा साफ दिखाई दे रही थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अभिमन्यु ने बॉक्स को स्वीकार करते हुए कहा। क्या सचमुच अभिमन्यु जादूगरों के इस जोखिम भरे रास्ते पर चल पाएगा? क्या वो सब कुछ हासिल कर पाएगा जो चक्रपाणी चाहते हैं? अब जादूगरों की ये दुनिया अभिमन्यु के सामने और कौन सी अद्भुत चीजें और चुनौतियां लेकर आएंगी? प्रोफेसर चक्रपाणी अभिमन्यु पर यह सोचकर दबाव लगा रहे थे कि उसके पास बहुत प्रतिभा है और अगर अभिमन्यु जादू के क्षेत्र में अच्छी प्रगति करता है तो उन्हें भी जादू के रहस्यों के बारे में और अधिक पता चलेगा। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए चक्रपाणी द्वारा दिए गए बक्से को खोला। उसके अंदर काले रंग की घास रखी थी और ये हूबहू वैसी ही थी जैसी उस किताब में वर्णित थी। अभिमन्यु अपनी खुशी को अब और छुपा ना सका और उपकार मानते हुए प्रोफेसर चक्रपाणी को देखकर मुस्कुराया। तभी प्रोफेसर चक्रपाणी की नजर अभिमन्यु की अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी देखकर प्रोफेसर चक्रपाणी चौंक गए और तुरंत ही पूछ बैठे, अभिमन्यु, ये तुम्हारे हाथ में कैसी अंगूठी है? इस तरह की अंगूठी मैंने पहले कभी नहीं देखी है। चक्रपाणी के सवाल पर अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। यह हैरानी की बात थी कि इतने दिन साथ रहने के बाद भी उनकी नजर आज अभिमन्यु की अंगूठी पर पड़ी थी। आपकी आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता, है ना? सवाल के जवाब में वापस सवाल करके अभिमन्यु ने प्रश्न को टालने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही उसे यह एहसास हुआ, जिस गुरु ने उससे बिना कुछ लिए उसे काली घास दे दी है, उससे कोई भी बात छुपाना सही नहीं होगा। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से संभाल के अंगूठी निकाली और प्रोफेसर को सौंप दी। उन्होंने थोड़ी देर उस अंगूठी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आंखों से ज्यादा किसी और अदृश्य ताकत के सहारे उसकी जांच कर रहे हो। इस अंगूठी की ऊर्जा निकल चुकी है और इसका पत्थर भी टूट चुका है और ये कालचक्र विद्यापीठ कॉलेज के द्वारा दी गई है। मैंने इस कॉलेज के बारे में कभी तो सुना था, शायद ये कोई प्राचीन जादूगरी कॉलेज रहा होगा। जो भी हो, इस अंगूठी के सहारे तुम उस जगह जाने वाले नाव पर चढ़ा लिए जाओगे और वो तुम्हें खुशी खुशी अपने साथ ले जाएंगे। तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें यह अंगूठी मिली। प्रोफेसर बहुत खुश दिख रहे थे। मेरे लिए सबसे अधिक खुशनसीबी की बात तो यह हुई है कि मैं आपसे मिल पाया, अभिमन्यु ने विनम्रता से कहा। दोनों कुछ देर एक साथ जादू के बारे में बातें करते रहे। वैसे आप किस नाव की बात कर रहे थे, जबकि आपने कहा कि आप कालचक्र विद्यापीठ के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते? अभिमन्यु ने पूछा। दरअसल लगभग 6 महीने बाद एक नाव हमारे शहर के बंदरगाह पर आएगा, जो जादू सिखाने के योग्य बच्चों को ऐसी जगह ले जाएगा जहां जादू सिखाने वाले बहुत सारे कॉलेज और संगठन हैं। मैं यहां से तुम्हारे नाम की सिफारिश कर दूंगा
क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन तुम बहुत बड़े जादूगर बनोगे और मेरा नाम रोशन करोगे। प्रोफेसर चक्रपाणी ने कहा, अब लगता है कि वे संगठन यहां से बहुत दूर है। अभिमन्यु ने पूछा। हाँ, आपको कुछ समय के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। जहाज आपको केवल दूसरी भूमि पर ले जाएगा और फिर आपको 2 महीने और यात्रा करने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि यह ऐसा मौका है जिसे आप छोड़ नहीं सकते यदि आप एक जादूगर बनना चाहते हैं तो। प्रोफेसर चक्रपाणी ने गहरे स्वर में कहा, मैं समझता हूं। जाने से पहले मैं अपने परिवार से बात करूंगा और अपने बचे हुए काम खत्म करके जाऊंगा। अभिमन्यु ने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छी बात है। प्रोफेसर चक्रपाणी मुस्कुरा दिए। यदि आप एक महान व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप वहां बहुत लंबे समय तक रहेंगे। जाने से पहले अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएं। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। इसके अलावा नाव पर हमारे बंदरगाह से लगभग 100 अन्य लोग होंगे। कुछ चीजें हैं जो मुझे आपके जाने से पहले आपको बतानी चाहिए, पर ये बातें मैं आपको बाद में सूचित करूंगा। प्रोफेसर चक्रपाणी ने फिर से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद मास्टर। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। रात के 10 बज चुके थे जब अभिमन्यु प्रोफेसर चक्रपाणी के घर से निकला। उसने एक गाड़ी किराए पर ली और सीधे हॉस्टल लौट आया। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई थी, लेकिन वो ध्यान करने की कोशिश करना चाहता था। अभिमन्यु गाड़ी से उतरकर तुरंत अपने कमरे में वापस चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। ब्लैक कलर वाले बॉक्स को बाहर निकालने से पहले उसने दोबारा जांच की कि क्या उसने दरवाजा और खिड़कियां ठीक से बंद की हैं। यह चेक कर लेने के बाद वो किताब के अनुसार ध्यान की तैयारी में जुट गया और आखिरकार कांपते हुए हाथों से अभिमन्यु ने वो छोटा सा डिब्बा खोला। उसने बॉक्स में से घास का एक तिनका निकाला और उसकी काली पत्तियां पकड़ ली। अभिमन्यु ने जैसे उस पत्ते को अपने मुंह में डाला तो उसका मन किया कि वो उसे पास में थूक दे, क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही कड़वा था। अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह के अंदर किसी ने नीम रख दिया हो, लेकिन अभिमन्यु ने इस कड़वेपन को बर्दाश्त कर लिया। बाकी बचे घास को उसने बड़ी सावधानी से वापस डिब्बे के अंदर रख दिया और फिर बॉक्स को अपने टेबल के किनारे पर रख दिया। अब उसने अपने मन में लगातार दौड़ने की कल्पना करते हुए पुस्तक में बताए गए चरणों का पालन करना शुरू कर दिया। पुस्तक में लिखा था कि उन रनों को रन ऑफ विल कहा जाता था। साधारण मनुष्य 3 से 7 रन अपने दिमाग में रख सकते थे, जबकि प्रतिभाशाली लोग 8 से 12 रन रख सकते थे। लोग उन रनों की लगातार कल्पना करके अपनी मानसिकता को प्रशिक्षित कर सकते थे। जब कोई व्यक्ति पहले चरण में पहुंचता है तो वो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को महसूस करने की क्षमता हासिल कर लेता है। वो उस ऊर्जा की खोज करने में सक्षम होता है जिस पर उसे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसे वो अन्य ऊर्जाओं से सबसे अधिक महसूस कर सकता है। रनों की संख्या कोई भी अपने दिमाग में रख सकता है कि कौन सा चरण किस चरण में था। अभिमन्यु अपनी आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। वो समय बीतने को महसूस कर रहा था। जैसे ही सोने के लिए घंटी बजी, सभी छात्र अपने बिस्तर पर गए और बाहर का शोर कम हो गया। अभिमन्यु की आंखें अचानक हरी बत्ती की तरह चमकने लगी। उसकी पलकें कांप रही थी, जैसे वो इस समय कोई बुरा सपना देख रहा हो। करीब आधे घंटे तक उसकी आंखें चमकती रहीं और अभिमन्यु का चेहरा धीरे धीरे धूसर हो गया। एक और आधे घंटे बाद अभिमन्यु का चेहरा काला हो गया, यहां तक कि उसमें से एक अजीब सी बदबू आने लगी। अभिमन्यु को काला तरल पसीना आने लगा। वो बहुत चिपचिपा था और इससे उसके कपड़े भीग गए थे। अभिमन्यु ने अपनी आंखें खोली और जमीन पर उल्टी कर दी। उसकी उल्टी का रंग भी बिल्कुल काला था। उसने देखा कि उसकी उल्टी में काले रंग का खून भी मिला हुआ है। ये सब देखने के बाद भी न जाने क्यों अभिमन्यु के चेहरे पर राहत के भाव थे। ब्लैक कलर और ध्यान के संयोजन ने किसी तरह मेरी विशेषताओं को बढ़ाया है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। अपने अंदर से काली उल्टी और खून निकालने के बाद
मुझे अब राहत महसूस हो रहा है, अभिमन्यु ने खुद से कहा। वो स्पष्ट रूप से अच्छी मानसिक स्थिति में था और बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा था। काली घास पहले से ही उसके मुंह में घुल गई थी। सबसे अधिक संभावना यह थी कि शायद वो इसकी रक्त वाहिकाओं में बह रही हो। जीरो, क्या तुमने मेरे मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड किया? अभिमन्यु ने पूछा। सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और डेटाबेस में संग्रहित किया गया, जीरो ने बताया। मुझे मेरे शरीर की स्थिति दिखाओ, अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु चौहान, ताकत 2.91, चपलता 4.1, सहन शक्ति 2.8, दर्जा स्वस्थ आनुवांशिक सीमा तक पहुंच गया, जीरो ने बताया। मेरी सहन शक्ति में 0.3 की वृद्धि हुई है। अभिमन्यु एक साथ चकित और हर्षित था। कुछ दिन पहले जब उन्होंने चेक किया था तो उनका स्टेमिना 2.5 था। ध्यान लगाने में इसमें 0.3 की वृद्धि हुई, जो कि विचार करने के लिए एक बड़ी संख्या है। वो कुछ समय पहले ही अपनी ध्यान की सीमा तक पहुंच चुका था, फिर भी मन उसके शरीर को आनुवांशिक स्तर पर बदल रहा था। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि जादूगरों ने इस तरह की प्रशिक्षण पद्धति विकसित की है। अभिमन्यु पूरी तरह से उत्साहित था, यहां तक कि इससे वो और भी अधिक उम्मीद कर रहा था कि वो ये प्रशिक्षण लेकर अपनी शक्तियां विकसित कर लेगा। अभिमन्यु को उन चीजों के बारे में उत्सुकता महसूस हुई जो वो भविष्य में कर सकता था। अगले दिन काफी समय तक ध्यान करने के बाद अभिमन्यु ने शुद्ध हवा खाने के मकसद से खिड़की खोली और जैसा वो चाहता था, एक तेज हवा का झोंका कमरे में दाखिल हुआ। लगातार इतने समय तक ध्यान मग्न रहने के कारण अभिमन्यु को समय का बिल्कुल अंदाजा नहीं था और उसका शरीर घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने की वजह से पूरी तरह जकड़ गया था और उसे लगभग अपनी सारी मांसपेशियों में हल्का दर्द और दबी दबी सी चुभन महसूस हो रही थी। वो थोड़ी देर तक खिड़की के पास ही खड़ा रहा और जब उसके पूरे शरीर में रक्त संचार फिर से सामान्य अवस्था में लौटा, तब उसने मांसपेशियों के दर्द के आराम के लिए बाहर टहलने की सोची। उसने दरवाजा खोला और वो कमरे के बाहर निकल गया, लेकिन उसने गौर किया कि उसके अतिरिक्त आसपास और कोई जगा हुआ नहीं है। वो थोड़ी देर हॉल में खड़ा रहा, सुबह की ठंडी और मीठी हवाएं खाता रहा। तब कहीं जाकर ध्यान के बाद उसे दर्द और जकड़न से मुक्ति का अनुभव हुआ। अब वो कमरे में जाकर दोबारा बिस्तर पर लेटना चाहता था। जैसा कि अभी तक मैं कोई अनुभवी ध्यानी आत्मा नहीं हूं, इसलिए मैं और अधिक समय तक लगातार ध्यान नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर ज्यादा समय तक ध्यान करने के कारण आए हुए दबावों को झेलने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। मृत्युधारी घास में अभी भी 3 पत्ते शेष हैं, लेकिन क्या ये मुझे ध्यान के दूसरे चरण तक पहुंचाने के लिए काफी हैं? और दूसरे चरण में क्या इतना योग्य हो जाऊंगा मैं कि फिर ध्यान के समुद्र में और गहरा गोता लगाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी? अभिमन्यु ने किताब में लिखी बातों को याद करते हुए खुद से कहा। अभी तक वो प्रतिदिन अधिक से अधिक 5 घंटे ध्यान के स्तर तक पहुंच गया था। उसने घास के बक्से को संभाल कर अपने तकिए के नीचे रखा और देखते ही देखते स्वप्न लोक में चला गया। अगली सुबह ताकत, उत्साह और जुनून से लबालब अभिमन्यु सुबह 5 बजे बिस्तर से कूदते हुए उठा और मुंह धोकर जब वापस आया तो उसकी नजर जादुई किताब पर पड़ी। छात्रावास इस किताब को रखने के लिए सही जगह नहीं है। मुझे इसे प्रोफेसर को लौटा देना चाहिए और जब भी मुझे जरूरत होगी मैं उनके घर जाकर पढ़ाऊंगा। वैसे भी मैंने इसमें लिखे सारे आवश्यक मार्गदर्शनों को चिप में स्टोर कर ही लिया है। उसने उस बॉक्स को एक बैग में रखा और कमरे से बाहर निकल गया। सुबह अभी भी अंधेरे और कोहरे की चादर में ढकी हुई थी। ठंडी हवाएं तेज रफ्तार से चल रही थीं और पास के जंगल से आ रहे कीड़ों और झिंगुरों की आवाजें सुबह को और आलसी बना रही थीं। कोई भी साधारण आदमी खुद को फिर से बिस्तर में कंबल के नीचे दुबका लेने से रोक नहीं पाता, पर अभिमन्यु उस पर तो असाधारण होने का धुन सवार था। वो सीधा प्रशिक्षण मैदान पहुंचा
मैदान के एक सिरे पर लकड़ी के तलवार तथा दूसरे सिरे पर लगभग 100 मीटर दूर लकड़ी के ही बने बहुत सारे डमी खड़े किए गए थे जिन पर निशाना लगाना होता था। अभिमन्यु ने बिना समय गंवाए अभ्यास करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसपास झिंगुरों की आवाजों में उसकी तलवार की आवाज भी मिल गई। अभिमन्यु बिना रुके काफी देर तक अभ्यास करता रहा। तभी अचानक जीरो ने चेतावनी देनी शुरू कर दी। 3 अज्ञात लोग आ रहे हैं, दूरी 103 मीटर। अभिमन्यु को विश्वास नहीं हुआ कि कुछ बच्चे इतनी सुबह उठकर अभ्यास करते होंगे, पर उसने अधिक ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे वो तीनों भी प्रशिक्षण मैदान में आ गए। उनकी जोर से हो रही बातों को अभिमन्यु सुन पा रहा था। मैंने सुना है कि कई बाहरी नए लड़कों ने भी स्कूल में होने वाली प्रतियोगिता में अपना नाम एनरोल करवाया है, उनमें से एक ने कहा। क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एक से एक प्रतिभा वाले लड़के हैं। और तुम कार्तिक को कैसे भूल रहे हो? क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी नया उठ के कार्तिक को चुनौती दे सकता है? उसे बंदरगाह के पुलिस विभाग में सैनिक की जगह के लिए अभी से ही कई प्रस्ताव आ चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे पास अनंत, शिवा और शाह जैसे एक से एक कुशल प्रतियोगी हैं। वो नए लोग इनके सामने कहां ठहरेंगे? दूसरे ने कहा। तुमने सही कहा, कार्तिक के सामने कोई नहीं ठहर सकता। कुछ महीनों पहले देश के दक्षिण में हुए प्रतियोगिता में उसने आसानी से पदक जीत लिया था और बाकी सारे तलवारबाज उसके सामने बच्चे की तरह लग रहे थे, जबकि वहां देश के अलग अलग स्कूल से सबसे प्रतिभाशाली बच्चों ने हिस्सा लिया था। उनमें से किसी ने कहा। कार्तिक के बारे में अभिमन्यु भी जानता था। उसने उसे तलवारबाजी करते देखा था और चिप की सहायता से जांच कर समझ गया था कि कार्तिक अत्यधिक प्रभावशाली लड़का है। तलवारबाजी में उसका कौशल किसी परमवीर जितना था और अभिमन्यु कुंडलिनी के बीज के अभाव में कार्तिक का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या अभिमन्यु को कार्तिक से मुकाबला करना पड़ेगा? क्या होगा उसके जादुई सफर का अगला पड़ाव?